रास्ते में एक जगह वही ड्रोन उड़ाने का मौका मिला जो सवार टूर के दौरान धराशायी हो गया था। दरियाए हुंजा के साथ साथ ऊंचे ऊंचे संगलाख पहाड़ों पर किसी हरकत का एहसास हो रहा था। मोबाइल कैमरा तो शायद इसे जूम ना कर पाता या साफ ना दिखा सकता, लेकिन इस मशीनी परिंदे ने अपनी जिंदगी की सबसे नायाब और अनमोल फुटेज रिकॉर्ड कर डाली और इसके पैसे पूरे हो गए। जी हाँ, ये थी वो गैर मामूली हरकत इस नायाब जानवर की जिसे पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर कहा जाता है। इन काले पथरीले पहाड़ों के ऊपर इनका नजर आना नामुमकिन था, मगर कुदरत मुझ पर मेहरबान थी कि मुझे इनका दीदार होना था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इनका पूरा झुंड ही मिल गया। मैंने जी भरकर इनकी फुटेज ली। इस शानदार जानवर को बारीक टांगों के साथ पत्थरों के एजिस पर बड़ी महारत से चलते हुए देखा और तब महसूस किया कि क्यों दुनिया भर से शिकारी लाखों डॉलर खर्च करके इस मुश्किल तरीन शिकार को शिकार करने आते हैं, क्योंकि आइबेक्स का शिकार आसान नहीं है। इस पर बड़ी मेहनत और खर्चा आता है। शिकारियों को महज इसको ढूंढने पर ही कई दिन लग जाते हैं और अल्लाह ने हमें झुंड के झुंड दिखा दिए, जो कि खासकर मेरे लिए कोई आम बात नहीं थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये रेयर फुटेज एंजॉय की होगी। सैर से वापस आकर मैंने एक बुजुर्ग को बताया कि हम हुंजा गए थे, जिसे परियों का देश भी कहते हैं। उन्होंने पूछा, बहुत औथे किया? तो मैंने कुछ तस्वीरें दिखाई कि अम्मा जी, इस ख्वाबों के जहां में खूबसूरत चश्मे हैं, वादियां हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, झीलें हैं और दिल दहला देने वाले पुरखतर रास्ते। ये सुनते ही उन्होंने कहा, हाय हाय, ते तुसी उथे की लैंड गए सो? यही बात मुझे भी क्लिक की कि हम भला वहाँ क्या लेने गए थे। सोचने पर मजबूर हो गई कि बात तो सही है, एमी अपनी जान जोखिम में डालकर इतना पैसा लगा कर आ गई। इसका जवाब तो मुझे तभी मिल गया था जब मैं डेली रूटीन में अपनी उस सैर की बातें याद करती थी। मगर पूरी समझ तब आई जब फरवरी 2021 में पहाड़ों से इश्क करने वाले एक दलेर को पैमा मोहम्मद अली सदपारा ने अपनी फैमिली को सोगवार छोड़कर केटू को सर करते हुए जान दे दी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत फरमाए और उनके अधूरे मिशन को जारी व सारी फरमाए, आमीन। अच्छा जी, मेरे लास्ट ब्लॉग में किए हुए वादे के मुताबिक ये पार्ट आखिरी होगा। कोशिश तो पूरी की है, आगे देखते हैं। हुंजा व्लॉग का दूसरा हिस्सा हमने एंड किया था हुंजराब पास पर, जहां से वापस आते हुए हमने खाना खाया, थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की और सो गए। अगले दिन उठकर हम लोगों ने रवाना होना था करीमाबाद के लिए, जहां पर है बहुत ही पुरानी तारीख, अलतित फोर्ट और बलतित फोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज है जी डे 5 और आज हम उसी होटल में ही हैं जहां पर हम लोग लास्ट नाइट स्टे किए हुए थे। वही वाला व्यू है, सब कुछ वही है। कल भाई हम लोग गए थे चाइना बॉर्डर, जिसकी फुटेज आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। अभी जस्ट मैं उठी ही थी तो मैंने सोचा कि पहले जल्दी से ये थोड़ा सा क्लिप जो है वो शूट कर लें, तो फिर उसके बाद जो है बाकी के काम करते हैं और तैयारी शारी करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अभी सोए हुए हैं और रात को यार सोया ही नहीं जाता, मतलब काफ़ी लेट नाइट सो रहे हैं। सफ़र ही इतना होता है कि ख़त्म होने को नहीं आता, लेकिन इंजॉय बहुत हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक नया एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ हम लोग जब भी निकलते थे घर से अपनी गाड़ी में, अपनी कन्वेंस में निकलते थे, तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आदमियों के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन घर के बच्चों के मतलब इस तरह से नहीं था। और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस चीज़ को कि मेरे बच्चे जो है ना माहौल को एक्सेप्ट कर पाएंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको हदायत दे, अल्लाह ताला उनको नेक बनाए। मतलब कि इतना कोऑपरेट किए ना, इतना कोऑपरेट किए कि मैं खुद हैरान हो गई कि यार इतने छोटे छोटे बच्चे भी इतना कोऑपरेट कर सकते हैं। ज़रा तंग नहीं किया, एक दिन भी तंग नहीं किया, क्योंकि इतना लंबा ड्राइव करने के बाद बड़े थक जाते हैं, तो फिर बच्चों का बेचारों का क्या हाल होगा। बाकी यहाँ का जो व्यू है ना, सारे पैसे व्यू के हैं और लोग भी अच्छे हैं, तो मतलब अच्छा चल रहा है।
आज है जी डे 5 और इसके बाद कल और परसों शायद हम लोगों ने वापस इस्लामाबाद के लिए निकलना होगा और फिर ये लोग चले जाएंगे कराची और हम लोग चले जाएंगे अपने अपने घर भावलनगर। ठीक है जी। तो फिर अब मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी से और बच्चों को भी उठा देती हूँ क्योंकि 8 बजे का टाइम दिया गया है यहाँ से निकलने का। सूरज निकल रहा है पहाड़ों की अंदर से, मतलब ऐसे लगता है जैसे पीछे छुपा हुआ था और सामने ये जो खूबसूरत सा बर्फ़ से ढपा हुआ पहाड़ खड़ा है ये वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आसमान को चूमता हुआ ये देखें, ये बादल है ऊपर और नीचे पहाड़ है, मतलब सारा मिक्स एंड मैच हुआ पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा। और ये बादल इतना नीट एंड क्लीन है ना, ऐसे लगता है जैसे किसी ने सर्फ से धोकर इसको रखा हो। या अल्लाह तेरी कुदरत। एक बार फिर निकल पड़े इंतहाई ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान से होते हुए करीमाबाद के लिए, जहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। यार इन व्लॉग्स ने मेरी लाइफ में जितनी वैल्यू और क्वालिटी ऐड की है ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। हुंजा की आबो हवा नज़ारे कुछ ऐसे सहरंगेज हैं जिसे मैं अगर अपने अल्फाज में बयान करूं तो इतना कहूंगी कि हुंजा किसी जगह का नाम नहीं है, जगह का नाम बिल्कुल नहीं है और ना ही मैंने इसे समझा है, ना ही आप समझिएगा। ये एक खूबसूरत खुशगवार एहसास का नाम है, जहाँ विजिट करने के बाद मेरा लोगों और चीज़ों को देखने, समझने और परखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया है। जब से मैंने होश संभाला है तब से आज तक मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कहीं दूर परे इस तरह की जगह भी है। खैर जी, हम पहुंचे करीमाबाद और पहले रुख किया अल्तित फोर्ट का। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और इज्जत करने वाले हैं। कार पार्किंग से अल्तित फोर्ट तक का रास्ता इन पुराने गलियारों से होते हुए जाता है, जो कि अभी तक अपनी पुरानी हालत बरकरार रखे हुए हैं। ये शुरू से वही घर हैं जहाँ पर पुराने लोग रहा करते थे। पूछने पर पता चला कि घरों की बाहरी हालत तब्दील करने की इजाज़त नहीं है ताकि ओल्ड कंस्ट्रक्शन को अपनी असली हालत में रखा जा सके। वाओ, एक और वन फ्लोर। ओ मेरा दोस्त, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? अल्तित फोर्ट की टिकट लेने के बाद हम इसमें दाखिल हो गए और वहाँ हमें मिले वहाँ के गाइड, जिन्होंने हमें फोर्ट विजिट करवाया। यहाँ पर हर चीज़ का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम था, हत्ता कि वॉशरूम भी इंतहाई साफ सुथरे और खूबसूरत बने हुए थे। लें जी, अब तसल्ली के साथ बैठकर हुंजा की तारीख सुने, इसके बाद बल्तित फोर्ट अभी बाकी है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। यू आर मोस्ट वेलकम टू द ओल्डेस्ट मोनूमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ये अल्तित फोर्ट है जो कि 1100 साल पुराना बताते हैं। इसके तामीर करने वाले हजरात लिटिल तिब्बत से आए। तिब्बतन आर्किटेक्चर है। आपने सिकरदू और दानछे का सुना होगा, वहाँ से कुछ लोग आए, उन्होंने किले को पहाड़ के ऊपर तामीर किया और किला इंटरलॉक्ड वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर है। तिब्बतन्स ने अपने आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग या अपने कल्चर के मुताबिक इसे तामीर किया। दो मकासद थे इसको यहाँ तामीर करने के। एक तो रॉक के ऊपर बनाया, इंटरलॉक्ड बनाने का असल मकसद उनका जल्जलों से बचाना था। दूसरा, हमले होते थे यहाँ, जंगें बहुत हुई हैं 1891 तक, सो उस जंगों से बचाने का उनका मकसद था। दाखिली व खारिजी कोई ख़तरा उन तक ना पहुँच पाए, रॉयल फैमिलीज़ तक, उन लोगों ने इसीलिए इसको इसी तरह से बना लिया।
हाँ जी, ये था हुंजा ब्लॉग 3, कुछ अलग थलग इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ और बेसिक सा। चौथा, पांचवा और छठा हिस्सा रोजाना की बुनियाद पर डेली दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पब्लिश कर दिया जाया करेगा। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि रेमेडीज नहीं आया करेंगी, रेमेडीज भी आएंगी और डेली बेसिस पर व्लॉग भी अपलोड किया करूंगी। दोनों काम हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे। व्लॉग मैंने इसलिए अपलोड करना शुरू किया है क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग हुंजा और नारान का गान की तरफ जाने वाले हैं। सो हमारे पास कुछ बेसिक सी जो है ना इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए उन रास्तों पर सफ़र करते हुए। सो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए, उन्हीं की फरमाइश पर, उनके कहने पर ये वाले व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार देना है, लाइक्स की सूरत में और नीचे आकर कमेंट्स की सूरत में। सो अब के लिए इजाज़त दीजिए और डेली बेसिस पर व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।